कर देना है बिल्कुल। अब देखिए मित्रों, जैसलमेर का भाटी वंश छोटा सा राजवंश है। इस क्लास में बिल्कुल अब हम इसको क्लियर कर लेंगे। एकदम छोटा सा राजवंश है। इसके जितने भी मुख्य मुख्य जो शासक हुए, उन मुख्य मुख्य शासकों के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सारे के सारे क्वेश्चनों को हम इस भाटी वंश के अंतर्गत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, इस भाटी वंश की बात की जाए तो ये जैसलमेर का जो राजवंश है, ये जैसलमेर का राजवंश ये चंद्रवंशी, जो चंद्रवंशी यदुवंशी थे, उन्हीं चंद्रवंशी यदुवंशियों से मित्रों ये भाटी है, ये निकले हैं। अर्थात तो जैसलमेर का राजवंश है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? चंद्रवंशी जो यदुवंशी थे, और यदुवंशी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के वंशज। अर्थात जो भाटी वंशज है वो भी अपने आप को क्या मानेगा? कृष्ण का वंशज मानेगा। किसका? भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानता है भाटी वंश। तो कौन सा वंश है अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंश मानता है? भाटी वंश। यानी जो भाटी वंश है इसकी उत्पत्ति है मित्रों ये यदुवंशी से हुई। और यदुवंशी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण है, वो भी यदुवंशी थे। इसलिए जो भाटी वंश है वो अपने आप को क्या मानता है? कृष्ण का वंशज मानता है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, राजस्थान में है मित्रों जो मुख्यतः ये जो यादव वंश है, यदुवंश या यादव वंश, इसकी दो शाखाएं मानी गई है। राजस्थान में इसकी दो शाखाएं यादव वंश की। एक तो आप जैसलमेर में पढ़ रहे हो भाटी वंश, और एक इसकी जो जादौन शाखा है वो है करौली में। कहां पर है? करौली में है जादौन शाखा की यादव। वहां पर हम पढ़ेंगे दोपहर वाली क्लास में। ठीक है, बिल्कुल अनिल जी बोडक आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। हाँ, अब देखिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। जो राजस्थान में ये जो मित्रों भाटी वंश है, इस भाटी वंश का जो मूल स्थान है, ये मूल स्थान पंजाब माना गया है। मूल स्थान कहां माना गया है? पंजाब इसका मूल स्थान इस भाटी वंश का माना गया है। अब इसी जैसलमेर की बात की जाए मित्रों, तो इस जैसलमेर के बारे में जो एक शिलालेख है, गटियाला शिलालेख, जोधपुर में हमने चर्चा की थी। गुर्जर प्रतिहार काल पढ़ा था, उस समय गुर्जर प्रतिहार काल में ये गटियाला शिलालेख लिखा गया था। ठीक है, हाँ। तो इस गटियाला शिलालेख में मित्रों इसी जैसलमेर का जो एक नाम मिलता है, प्राचीन नाम, वो प्राचीन नाम मिलता है मांड प्रदेश। क्या मिलता है? प्राचीन नाम मांड प्रदेश मिलता है। ये ध्यान में रखना है मित्रों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है मित्रों, राजस्थान के किस नगर का नाम प्राचीन काल में मांड प्रदेश मिलता है? तो मित्रों ये मांड प्रदेश जैसलमेर को कहते थे। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान के जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड प्रदेश मिलता है। और किस शिलालेख के अनुसार? गठियाला शिलालेख के अनुसार। बिल्कुल अशोक जी, हमने पढ़ा था कुक के काल में गठियाला शिलालेख लिखा गया था। गुर्जर प्रतिहार शासक कुक के काल में 861 ईस्वी का ये शिलालेख है। ठीक है, तो मांड प्रदेश किसे कहा गया मित्रों? जैसलमेर को कहा गया। अब देखिए मित्रों, जैसलमेर के जो शासक है, ये शासक है अपने जो अपने राज्य का कुल देवता किसे मानते हैं? अर्थात अपने राज्य का वास्तविक जो सर्वे सर्वा है वो किसे मानते हैं? तो जैसलमेर के शासक है मित्रों, वो अपने राज्य का वास्तविक सर्वे सर्वा किसे मानते हैं? लक्ष्मी नारायण जी को। किसे मानते हैं? लक्ष्मी नारायण जी को मानते हैं, अर्थात अपना कुल देवता मानते हैं। जैसलमेर के शासक अपना कुल देवता किसे मानते हैं? लक्ष्मी नारायण जी को अपना कुल देवता मानते हैं। ठीक है, इसके पश्चात बात की जाए इनका कुल देवी। जैसलमेर के जो भाटी शासक है, इनकी कुल देवी कौन सी है मित्रों? जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? वो स्वांग्या माता। कौन सी है मित्रों? स्वांग्या माता। और स्वांग्या माता है मित्रों ये जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या है मित्रों? कुल देवी। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इतना एक बार वापस देखिए मित्रों, जैसलमेर का जो भाटी वंशज है, ये भाटी वंश यादवों की जो चंद्रवंशी यादव शाखा थी, उसी से भाटी वंश निकले। और यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण वो यदुवंशी थे। ठीक है मित्रों, यदुवंशी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण खुद यदुवंशी थे। इसलिए भाटी भी अपने आप को क्या मानते हैं? यदुवंशी मानते हैं, यादव वंशज मानते हैं। इनका मूल स्थान वैसे कहां से माना गया? पंजाब से माना गया। धन्यवाद अशोक जी। बात की जाए मित्रों आगे, तो इसी जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो गठियाला शिलालेख में मांड प्रदेश मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ के जो शासक है जैसलमेर के शासक, वो है मित्रों अपना कुल देवता लक्ष्मी नारायण जी को मानते हैं, जबकि जो कुलदेवी है वो स्वांग्या माता को मानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो जैसलमेर के शासक है मित्रों, जैसलमेर के शासक है वो अपने आप को महारावल मानते हैं। क्या मानते हैं? महारावल की उपाधि लगती है इनकी। जैसलमेर के शासकों की कौन सी उपाधि लगती है मित्रों? महारावल की उपाधि। हालांकि ध्यान रखना ये प्रारंभिक शासकों में नहीं लगी थी महारावल की। जैसे प्रारंभिक शासक आपके भट्टी आते हैं, राव जैसल तक की बात की जाए, जैसल या विजयराज चुड़ाला की बात की जाए, वहां तक कि इनकी जो महारावल की उपाधि नहीं लगती है। इनकी जो महारावल की उपाधि लगती है मित्रों, वो लगती है यहाँ पर एक शासक आया था कल्याण। और यहाँ पर जैसलमेर का शिलालेख मिलता है,
उस जैसलमेर के शिलालेख के अनुसार यहाँ का शासक आया था, कल्याण आया था मित्रों, और उस कल्याण के काल में कल्याण के सबसे पहले मारावल की उपाधि मिलती है। इसीलिए जो कल्याण से आगे जितने भी शासक बने थे 1600 ईस्वी के लगभग कल्याण शासक बना था, और उस समय कल्याण के बाद के जितने शासक है उनकी क्या लगी थी, मारावल की उपाधि लिखी थी। इसलिए जैसलमेर के शासक को क्या कहते हैं, मारावल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, राव जैसल के राव की उपाधि लिखी थी। हाँ ठीक है, हाँ इतना क्लियर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन करके। चले, हाँ देखिए आगे देखिए मित्रों। अब जैसलमेर का जो मूल पुरुष माना गया है भाटी वंश का, जैसलमेर के भाटी वंश का मूल पुरुष है वो किसे माना गया है मित्रों? जैसलमेर के भाटी वंश का मूल पुरुष किसे माना गया है? भट्टी को माना गया है। किसी को माना गया है? भट्टी को। जैसलमेर का जो भाटी वंश है, इस भाटी वंश का मूल पुरुष कौन था? भट्टी था। कौन था? भट्टी। और ये भट्टी है मित्रों, यदुवंशी राजा था एक बालाबंद। हाँ, यदुवंशी राजा कौन था? बालाबंद। तो यदुवंशी राजा बालाबंद या बालदा कहते हैं उसे की बात है, बालदा या बालाबंद का पुत्र कौन था? बालाबंद का पुत्र था भट्टी। और इस भट्टी ने मित्रों 285 ईस्वी में 285 ईस्वी में एक नगर बसाया भटनेर। कौन सा नगर बसाया? भटनेर नगर बसाया। वर्तमान में वहां पर हनुमानगढ़ है, बिल्कुल। और इस भटनेर नगर को बसाकर भटनेर को अपनी क्या बनाया इसने? राजधानी बनाया। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश का जो मूल पुरुष है मित्रों वो भट्टी को माना गया, जिसने 285 ईस्वी में भटनेर नगर की स्थापना की। भटनेर नगर की स्थापना करके और भटनेर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। भाटियों की प्रथम राजधानी बनाया। किसे मित्रों? भटनेर नगर को इसे अपनी प्रथम राजधानी बनाया। अब देखिए मित्रों, इसी भट्टी का पुत्र था, इसी भट्टी का पुत्र था भूपत भाटी। कौन था? भट्टी का पुत्र कौन था? भूपत भाटी। और इस भूपत भाटी ने मित्रों यहाँ पर भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। भटनेर का जो दुर्ग है, इस भटनेर दुर्ग का निर्माण है इसी के काल में हुआ था, अर्थात भट्टी के काल में हुआ था। और भट्टी के काल में ही इसके पुत्र कौन थे? भूपत भाटी। भूपत भाटी ने मित्रों इस भटनेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। मंगलवार के दिन नहीं हुआ था, मंगलवार के दिन तो बाद में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने इसे जीता था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो भूपत भाटी है, इसी का पुत्र था, इसने भटनेर दुर्ग का यहाँ पर निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई प्रथम राजधानी इन्होंने भटनेर को बनाई। भट्टी यहाँ का मूल पुरुष था, इतना ही ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, हाँ इसके पश्चात की बात की जाए आपको, इसी के काल में आगे बढ़े, भट्टी से आगे बढ़े तो यहाँ पर एक शासक आया मंगलराव भाटी। कौन था? मंगलराव भाटी। इस मंगलराव भाटी ने जो अपनी राजधानी है मित्रों, वो मंगलराव भाटी ने अपनी राजधानी बनाई तन्नोट को। किसे बनाई? मंगलराव भाटी ने अपनी राजधानी किसे बनाई मित्रों? तन्नोट को अपनी राजधानी बनाई। तो मंगलराव भाटी के काल में जो राजधानी रही वो कौन सी थी? तन्नोट है, वो तन्नोट इनकी राजधानी रही। इसके पश्चात देवराज भाटी, मंगलराव के पश्चात इसका वंशज आता है देवराज भाटी। और देवराज भाटी ने मित्रों जो लोद्रवा क्षेत्र है जैसलमेर वाला, लोद्रवा के जो पंवार वंशी राजपूत थे, उन पंवार राजपूतों को हराकर लोद्रवा को राजधानी किसने बनाया था? देवराज भाटी ने। तो देवराज भाटी ने जो राजधानी बनाई वो किसे बनाई? लोद्रवा। और लोद्रवा जैसलमेर में पड़ता है मित्रों। हाँ, लोद्रवा जो मुंबल थी ना, यही की थी लोद्रवा की। तो लोद्रवा को राजधानी किसने बनाया मित्रों? लोद्रवा को राजधानी किसने बनाया? देवराज भाटी ने। और देवराज भाटी ने यहाँ पर लोद्रवा के मित्रों पंवार राजपूतों को हराकर, पंवार राजपूतों को हराकर देवराज भाटी ने लोद्रवा को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों 12 जुलाई 1155 को, 12 जुलाई 1155 को इन्हीं का वंशज था। इन्हीं का वंशज कौन था? राव जैसल। 12 जुलाई 1155 को इन्हीं का वंशज था राव जैसल। इस राव जैसल ने मित्रों जैसलमेर नगर बसाया। जैसलमेर नगर बसाकर यहाँ पर जैसलमेर का जो दुर्ग है, इस दुर्ग की नींव भी इसने रखी थी। और इस दुर्ग के निर्माण में हमने पढ़ा था 7 वर्ष लगे थे। इसका जो पुत्र था सालीवान, उसने इसको पूरा करवाया था।
और दुर्ग के बारे में काफी चीजें पढ़ी थी, हमने डिटेल में पढ़ी थी इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग को क्या क्या कहते हैं। बहुत सारे, तो मैंने 10 तो आपको उपनाम बताए थे इस दुर्ग के, जब दुर्ग पढ़ाए थे। इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि पत्थर की टांगे होनी चाहिए इसमें प्रवेश करने के लिए, अबुल फजल ने कथन भी कहा था। तो जैसलमेर दुर्ग है, इस जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी गई थी 12 जुलाई 1155 को। 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना हुई। जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की? राव जैसल ने, और जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो जैसलमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? जैसलमेर को मित्रों सबसे पहले बिल्कुल स्वर्ण नगरी कहते हैं। जैसलमेर को जो राजधानी बनाई थी मित्रों, वह बनाई थी मित्रों इसी राव जैसल ने, जिसे आप स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ठीक, तो राव जैसल, हाँ राव जैसल ने मित्रों जैसलमेर नगर की स्थापना कर, यहाँ पर जैसलमेर का जो दुर्ग है बिल्कुल उत्तर बड़कीवाड़, बहुत सारे उपनाम है पंकज जी की, गोलरागढ़ भी इसे कहते हैं, उत्तर बड़कीवाड़ कहते हैं, थार का गुलाब, थार का बगीचा, थार का नकलिस्तान, बहुत सारे इसके उपनाम पढ़े थे। गलियों का किला भी इसे कहते हैं। तो इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं मित्रों जैसलमेर को। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी मित्रों? राव जैसल ने, और राव जैसल ने अपनी राजधानी किसे स्थापित कर दी? जैसलमेर को अपनी राजधानी बना दी। अब देखिए मित्रों, जो जैसलमेर के जो शासक है, इन जैसलमेर के शासकों का यह भी ध्यान में रखना है, जो उल्लेख मिलता है यहाँ के जो शासक है, इनका उल्लेख लोद्रवा शिलालेख में मिलता है। और लोद्रवा शिलालेख है वो यहाँ पर 1157 ईस्वी में मिला था, यानी 1157 ईस्वी का एक लोद्रवा शिलालेख है। 1157 ईस्वी का लोद्रवा शिलालेख है, और उस लोद्रवा शिलालेख में मित्रों यहाँ पर किसका उल्लेख है? जैसलमेर के शासकों का उल्लेख मिलता है। तो जैसलमेर के शासकों का उल्लेख है मित्रों किस शिलालेख में मिलता है? लोद्रवा शिलालेख में मिलता है, जो 1157 ईस्वी का था। ठीक है, हाँ। इसके पश्चात देखिए मित्रों, इसी के वंशज में, इसी का आगे यानी राव जैसल के बाद में आता है विजयराज चुड़ाला। विजयराज चुड़ाला, इसका कार्यकाल माना गया है मित्रों 1165 में। 1165 ईस्वी के आसपास यहाँ पर जो शासक था, हाँ 1165 ईस्वी में यहाँ का जो शासक था मित्रों, यहाँ का शासक कौन था? विजयराज चुड़ाला। और विजयराज चुड़ाला के संदर्भ में मैंने आपको प्रसंग भी बताया था, जब मैंने आपको तन्नोट माता पढ़ाई थी देवियों में, उस समय मैंने बताया था कि इसे विजयराज चुड़ाला क्यों कहते हैं, बताया था आपको, यदि किसी के याद ध्यान में है तो मैंने बताया था उस समय विजयराज के चुड़ाला क्यों लगा था। तो मैंने बताया था आपको विजयराज के काल में जो पाकिस्तान था उस समय सिंध था उस क्षेत्र वहां पर, और सिंध के मुसलमान थे, और सिंध के मुसलमानों ने विजयराज के काल में यहाँ पर क्या कर दिया था? आक्रमण किया था। सिंध के मुसलमान है बार बार आक्रमण कर रहे थे, इससे मित्रों विजयराज जो तन्नोट का उस समय शासक था, उसी समय विजयराज भाटी है मित्रों, इसकी सेना बहुत कमजोर पड़ गई थी, यानी लगातार सिंध के मुसलमानों के आक्रमण होते थे उस समय यहाँ पर इस पर, तो इसके पास जो सेना है वो भी कम हो गई थी, इसलिए ये तन्नोट माता का बड़ा ही आराध्य सेवक था। इसलिए तन्नोट माता के दरबार में गया, ये माता के मंदिर में जाकर उससे मन्नत मांगी कि माता कल वाले युद्ध में मैं जीत गया, यदि सिंध के मुसलमानों के साथ मेरी विजय हो गई तो मैं मेरा है वो शीश अर्पित करने आपको आऊंगा। तो ये वचन देकर है यहाँ से मंदिर से वापस निकल जाता है, और दूसरे दिन सिंध के मुसलमानों के साथ इस विजयराज का युद्ध होता है, विजयराज भाटी का युद्ध होता है, और उस युद्ध में विजयराज भाटी क्या हो जाता है? विजय हो जाता है तन्नोट माता के आशीर्वाद से। फिर ये विजयराज भाटी तन्नोट माता के मंदिर में अपना शीश अर्पित करने के लिए जाता है, लेकिन कहते हैं कि उसी समय माता ने इसको दर्शन दिए और कहा कि विजयराज मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, तुझे शीश अर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसी समय विजयराज भाटी को कहते हैं कि तन्नोट माता ने एक कंगन दिया, एक चूड़ा भेंट किया, एक कंगन या एक चूड़ा भेंट किया था किसको? इस विजयराज को, और कहा कि इस चूड़े को पहनने के बाद आप क्या रहोगे? यहाँ पे अमर रहोगे, अजय रहोगे। इसी के कारण कहते हैं कि विजयराज भाटी को बाद में इतिहास में किस नाम से पुकारते हैं? विजयराज चुड़ाला के नाम से पुकारते हैं। ठीक है मित्रों, इसीलिए इसे कहते हैं विजयराज चुड़ाला। चलिए आगे, तो ये हो गया विजयराज चुड़ाला। अब इसके पश्चात मित्रों हम यहाँ पर 3 जो शासक थे जैसलमेर के, उन 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर उनके काल में जो यहाँ पर है जो 2.5 साके हुए थे, 2.5 साके हुए थे, अर्ध जो 2.5 साके हुए थे यहाँ पर जैसलमेर में, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार इतना देख लीजिए, जैसलमेर का मूल पुरुष किसे कहते हैं? भट्टी को कहते हैं। ठीक है, और भट्टी ने भटनेर नगर की स्थापना की 285 में, और यहीं पर इसको अपनी राजधानी बनाया। इसका पुत्र भूपत भाटी था जिसने भटनेर दुर्ग का निर्माण कराया। मंगलराव भाटी ने तन्नोट को राजधानी बनाया। देवराज भाटी ने लोद्रवा के पमारों को हराकर उसको राजधानी बनाया। 12 जुलाई 1155 को राव जैसल ने जैसलमेर नगर की स्थापना की, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। लोद्रवा शिलालेख में इन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। विजयराज चुड़ाला के बारे में मैंने आपको बताया, सिंध के मुसलमानों का आक्रमण इसके समय हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े चलिए।
हाँ बिल्कुल अनिल जी बोल रहे यहाँ पर एक शासक हुआ था गढ़सी, और उसी गढ़सी के समय है वो गढ़सी सर तालाब का या गढ़सी सर सरोवर का निर्माण हुआ था। हाँ बढ़े आगे, गढ़सी की बात की जाए देखिए तो गढ़सी है वो मित्रों मूलराज प्रथम है। मूलराज प्रथम के बाद में एक शासक बना था गढ़सी, और गढ़सी ने अपने नाम पर ही गढ़सी सर तालाब का निर्माण करवाया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मूलराज है वो जिसका कार्यकाल लगभग 1290 से 1300 के आसपास था, उसके पश्चात जो गढ़सी शासक बनता है उसने गढ़सी से तालाब बनवाया। अब देखिए मित्रों अब पढ़ते हैं हम जैसलमेर के ढाई साके। पहले हम जैसलमेर के 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सीधा सीधा प्रश्न ये भी आया हुआ है मित्रों एग्जाम में, राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई साके हुए? राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई साके हुए? तो जैसलमेर में ढाई साके हुए, लगभग मित्रों को पता भी होगा। अब देखिए मित्रों सबसे पहले यहाँ पर एक शासक आता है मूलराज प्रथम। शासक कौन था? मूलराज प्रथम है ये शासक था। और मूलराज प्रथम के समय मित्रों देखिए इसका जो कार्यकाल है इस समय 1299 ईस्वी की घटना है, और 1299 ईस्वी के आसपास हमने पढ़ा है, सभी जगह पढ़ा है कि राजस्थान में जो आक्रमणकारी था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। 1292-93 के पश्चात जो आक्रमण हुए थे 1300 के आसपास, उनमें इसी का नाम आता है। तो मूलराज प्रथम के समय 1299 ईस्वी में 1299 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किसने कर दिया था? एकी ने कर दिया था। एकी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो इस समय इस प्रथम यानी 1299 ईस्वी में इस समय जैसलमेर का क्या हुआ था मित्रों? प्रथम शाखा हुआ था। प्रथम शाखा अर्थात वीर योद्धाओं के द्वारा केसरिया किया गया था और वीरांगनाओं के द्वारा जोहर किया गया था। तो इस समय जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था मित्रों इस 1299 ईस्वी में, तो यहाँ पर जो मूलराज प्रथम था इस मूलराज प्रथम ने यहाँ पर क्या किया? केसरिया किया। और वीरांगनाओं ने यहाँ पर क्या किया था मित्रों? वीरांगनाओं ने यहाँ पर जोहर किया था। इसके साथ मूलराज प्रथम के साथ इसका सामंत है और रतन सिंह भी इसके साथ था। रतन सिंह इसका कोई सामंत था। तो मूलराज और रतन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था मित्रों? केसरिया हुआ था। और वीरांगनाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। इसलिए इसे कहते हैं जैसलमेर का प्रथम शाखा। तो जैसलमेर के प्रथम शाखे के समय पूछ ले कि शासक कौन था? तो शासक कौन था यहाँ का मित्रों? शासक था यहाँ का मूलराज प्रथम। 1299 में आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये जैसलमेर का प्रथम शाखा था जिसमें मूलराज के नेतृत्व में और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और वीरांगनाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। इसके पश्चात देखिए मित्रों शासक बनता है मूलराज प्रथम के बाद में राव दुद्दा। कौन आता है? राव दुद्दा, जिसका कार्यकाल 1351 से लेकर 88 तक था। 1351 से लेकर 88 तक किसका कार्यकाल था? राव दुद्दा का कार्यकाल था। इसके समय आक्रमण कौन करेगा? राव दुद्दा के समय आक्रमण कौन करेगा मित्रों? इस समय आक्रमण करेगा फिरोज तुगलक। तुगलक वंश का शासक था फिरोज तुगलक। तो राव दुद्दा के समय जो आक्रमण किया था, राव दुद्दा के समय आक्रमण किसने किया था मित्रों? फिरोज तुगलक ने है मित्रों। राव दुद्दा के समय यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था फिरोज तुगलक ने। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस समय राव दुद्दा ने क्या किया था? केसरिया किया था। इसका सामंत था एक जसवंत सिंह नाम का, मेहता जसवंत सिंह। तो राव दुद्दा और मेहता जसवंत सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था मित्रों? केसरिया किया गया था। और वीरांगनाओं ने यहाँ पर भी क्या किया था? जोहर किया था। वीरांगनाओं ने यहाँ पर जोहर किया था। इसलिए इसे कहते हैं दूसरा शाखा, जैसलमेर का दूसरा शाखा। जैसलमेर का दूसरा शाखा अर्थात राव दुद्दा है युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करते केसरिया किया था उन्होंने। और ये जो दूसरा शाखा है मित्रों इसकी जो अलग अलग देखिए मित्रों कहीं पर भी आपको फिक्स नहीं मिलेगा कि ये शाखा कब हुआ था। लगभग मैंने बताया आपको 1370-71 ईस्वी के आसपास, जहां तक मैंने ऑथेंटिक गाइड्स में जहां पर पढ़ा है तो वहां पर मैंने देखो 1370-71 में पढ़ा है। और बाकी आपको कोई टीचर 1352 में पढ़ाएगा, कोई 1351 में पढ़ाएगा, कहीं आपको 1314 भी मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग गाइडों में मित्रों दूसरे शाखे की जो डेट है वो अलग अलग मिल जाएगी। और कहीं पर भी फिक्स नहीं है, ऐसे नहीं कि 2 गाइडों में भी सेम है कि आपको 10 गाइड ले लीजिए, आप 10 गाइड में 10 जगह मिल जाएगा आपको कि कहां पर हुआ। तो जहां पर देखो मैंने पढ़ा है 2-4 गाइडों में जहां पर ऑथेंटिक्स में वहां पर मुझे लगभग 1370-71 मिला है। बाकी आप देख
तो 1370-71 ईस्वी में राव दुद्धा के समय, इसका कार्यकाल 1351 से 88 तक था। तो 70-71 के आसपास लगभग आक्रमण फिरोज तुगलक ने किया था, और जो केसरिया राव दुद्धा ने किया था मेहता जसवंत सिंह के नेतृत्व में। हाँ, मेहता जसवंत सिंह के नेतृत्व में किया था। और इसी समय यहाँ पर जो है मित्रों ये जैसलमेर दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ था। कौन सा हुआ था? दूसरा शाखा। देखो प्रथम शाखा और दूसरे शाखा की आपको डेट फिक्स नहीं मिलेगी, बिल्कुल शैलेश जी सही कहा आपने। प्रथम शाखा और आपको प्रथम शाखा में देखो कई जगह आपको 1298 मिल जाएगा, 1296 मिल जाएगा, 1301 मिल जाएगा, 1311 भी मिल जाएगा, तो अलग अलग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको उदाहरण, जैसलमेर का प्रथम शाखा आपको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद में देखिए मित्रों तीसरा जो अर्ध शाखा हुआ, अब देखो 1311 वाला तो लगभग झूठा सिद्ध हो जाता है। 1311 कहीं बता रहे, तो 1311 में देखो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, वो देखो आपने पढ़ा होगा चित्तौड़ दुर्ग का जो शाखा पढ़ा था, चित्तौड़ दुर्ग का शाखा हुआ था 1301 में, 1303 में रतन सिंह के समय। 1303 में जब चित्तौड़ दुर्ग का शाखा हुआ था, उसके समय चित्तौड़ दुर्ग को देखो उसने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था, और खिज्र खां को सौंपने के पश्चात वो वहां से तो चला गया था। लगभग उसके बाद अलाउद्दीन का आक्रमण नहीं आता है, 1303 के बाद में लगभग नहीं आता है, तो लगभग ये सही मानते हैं 1299 में। हाँ, तो तीसरा अर्ध शाखा मित्रों ये फिक्स है, ये किसके समय हुआ था? राव लूणकरण शासक था यहाँ पर। जैसलमेर का शासक कौन था? राव लूणकरण भाटी। कौन था? राव लूणकरण भाटी, जिसका कार्यकाल 1528 से लेकर 1550 तक था। 1528 से लेकर 1550 तक इसका कार्यकाल था। राव लूणकरण भाटी का इसका कार्यकाल था। ठीक है मित्रों, अब लूणकरण भाटी के समय देखिए मित्रों यहाँ पर जो आक्रमण किया था, वो आक्रमण किसने किया था? तो कंधार का था अमीर अली। कंधार का कौन था मित्रों? कंधार का अमीर अली आया था, और कंधार का जो अमीर अली था ये अपने राज्य से पदच्युत होकर आया था, अर्थात उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अपने राज्य से जब कंधार के अमीर अली को निकाल दिया था, तो कंधार का अमीर अली, हाँ कंधार का अमीर अली है, बिल्कुल हाँ सही बात है आपकी भी, हाँ सही परिहार जी 1311 में भी अलाउद्दीन आया था, बिल्कुल सही बात आपकी। तो इसके बाद में देखिए मित्रों कंधार का जो अमीर अली है, इस कंधार के अमीर अली ने अपने राज्य से पदच्युत होने के बाद में, राज्य से पदच्युत होने के पश्चात ये आता है किसके पास? इस यहाँ पर शासक था लूणकरण भाटी, और लूणकरण भाटी के पास जब ये आता है, लूणकरण भाटी के पास आता है, तो लूणकरण भाटी से पहले तो ये है मित्रता निभाता है, यानी एक प्रकार से कहता है कि हम धर्म भाई बनेंगे। और उसके पश्चात इस लूणकरण भाटी से अमीर अली कहता है कि हमारी जो बेग में है, हमारी जो बेग में है, वो बेग में है आपसे, यानी आपकी जो राज परिवार की रानियां हैं, उस राज परिवार की रानियों से मिलना चाहती है। तो हमारी जो बेग में है वो राज परिवार की रानियों से है, वो मिलना चाहती है, इसलिए है इस प्रकार है। इसने महिलाओं के वेश में है, यहाँ पर किन को भेज दिया था? अंदर पुरुषों को भेज दिया था। हाँ, यानी महिलाओं को वेश में किसने भेज दिया था? अमीर अली ने महिलाओं के वेश में पुरुषों को दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दिया था जैसलमेर में। इसके पश्चात मित्रों यहाँ पर कौन सा होता है? तीसरा जो अर्ध शाखा होता है वो होता है, देखिए यहाँ पर जो लूणकरण भाटी है, ये युद्ध में लड़ता हुआ क्या होता है मित्रों? केसरिया करता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस युद्ध में केसरिया करता है और वीरगति को प्राप्त होता है, लेकिन इस युद्ध में विजय कौन होता है? लेकिन इस युद्ध में विजय किसकी होती है मित्रों? विजय इस लूणकरण भाटी की होती है। हाँ, युद्ध में जो विजय होती है, इस युद्ध में विजय किसकी होती है? इस युद्ध में विजय है वो मित्रों लूणकरण भाटी की मानी गई है। इस युद्ध में विजय लूणकरण भाटी की हुई। कहते हैं कि इस युद्ध में लूणकरण भाटी के जो मरने के पश्चात है मित्रों, इसकी मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र थे मालदेव, और कहते हैं कि उस मालदेव ने मित्रों अमीर अली को मार दिया था। और इसलिए जो रानियां थी, उन रानियों ने यहाँ पर जोहर नहीं किया था। रानियों ने यहाँ पर क्या नहीं किया था? जोहर नहीं किया था। युद्ध तो कौन जीत गए थे? युद्ध तो भाटी जीत गए थे, लेकिन रानियों ने जोहर नहीं किया था, इसलिए क्या रहा था? अर्ध शाखा रहा था। तो अर्ध शाखा उसे कहते हैं कि जिस युद्ध में केसरिया तो हो गया था, जिस युद्ध में केसरिया तो हुआ हो, लेकिन यहाँ पर मित्रों क्या नहीं हुआ था? जोहर नहीं किया था, रानियों ने जोहर नहीं किया था, इसलिए क्या रहा था? अर्ध शाखा रहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा अर्ध शाखा मित्रों 1550 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये फिक्स है आपका। तीसरा है मित्रों
ये जो घटना ये कब की है? 1550 की। एक जो शाखा ये फिक्स है, ये दो फिक्स नहीं है। यानी ये दो आपको 1370 के अंदर मिल जाएगा, ये 1300 आपको 8 भी मिल जाएगा, 1311 भी मिल जाएगा। अलग अलग फिक्स, ये दोनों फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो है मित्रों, ये फिक्स है आपको। मैं इन दोनों की आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने आपको सही बताई, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़े सभी जगह आपको अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन ये जो ये तीसरा शाखा है, ये तीसरा शाखा है, ये आपको एकदम कंफर्म है 1550 में बता। ठीक है, हाँ 1550 ईस्वी की घटना है। लूणकरण भाटी शासक था यहाँ का, और आक्रमण किया था कंधार के अमीर ने। हाँ, कंधार के अमीर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर इस समय लूणकरण भाटी है युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन भाटियों की क्या हो गई थी, यहाँ पर विजय हुई थी, इसलिए रानियों ने जोहर नहीं किया था। रानियों ने जोहर नहीं किया था, इसलिए क्या रहा था? अर्ध शाखा रहा था। और ये जो अर्ध शाखा है मित्रों, ये कब हुआ था? 1550 ईस्वी में हुआ था। तो मित्रों देखिए, तीन जो जैसलमेर के शासक थे उनके समय ये शाखे हुए थे। मूलराज प्रथम, इस मूलराज प्रथम के काल की बात की जाए तो इसके काल की बात की जाए तो इसमें देखिए आपको ये जो शाखा है अलग अलग मिल जाएगा। 1299 मिल जाएगा, 1308 और 1311 भी आपको इसमें मिल सकता है। मैं भी कंफर्म नहीं कहूंगा भाई ये इसमें ये है या ये है या ये। मैं यहाँ पर विवाद नहीं करूंगा कि आपको मैं कंफर्म कहता हूँ कि 1299 में हुआ था, नहीं मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो कंफर्म है ये मैं कह सकता हूँ कि ये 1550 में तुम कंफर्म हुआ था। ठीक है, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये है वो प्रथम शाखा था, प्रथम शाखा था। और इस समय जो केसरिया किया था मूलराज प्रथम ने यहाँ पर केसरिया किया था। ठीक है, राव दूधा के समय जो दूसरा हुआ था आक्रमण, ये है 1370 के तरह के लगभग माना जाता है। आक्रमण फिरोज तुगलक ने किया था, और केसरिया है वो यहाँ पर राव दूधा ने किया था, और रानियों ने क्या किया था? यहाँ पर जोहर किया था। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा अर्ध शाखा लूणकरण भाटी के समय हुआ था। कंधार अली ने आक्रमण किया था, केसरिया किया था यहाँ पर लूणकरण भाटी ने, लेकिन रानियों ने जोहर नहीं किया था, इसलिए क्या कहते हैं? अर्ध शाखा कहते हैं। और ये अर्ध शाखा ये फिक्स है आपकी, ये 1550 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चले हाँ, इसीलिए देखो आपको कई जगह आपका कहना भी सही है कि भाई प्रथम जो राजस्थान का प्रथम शाखा है वो रणथंभौर को माना जाता है। बिल्कुल सही है आपका, प्रथम शाखा सैनिक रणथंभौर को मानते हैं बिल्कुल। इसीलिए तो इसको यहाँ पर मान्यता नहीं देते। लेकिन कई जगह इतिहासकार है वो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार देखिए, जिस इतिहासकार को जैसे मान लो शिलालेख मिले या जैसे स्रोत मिले वैसे उसने लिख दिया। तो मैंने तो आपको देखो, मैं भी नहीं कहता हूँ कि ये सही है। हाँ बिल्कुल, आपके अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार जिस इतिहासकार को जैसे स्रोत मिले उन इतिहासकारों ने वैसे ही उस बात को लिख दिया। तो कई इतिहासकार 1299 बताते हैं, और कई इतिहासकार इसको 1308 भी बताते हैं, और कई 1311 भी लिखते हैं। तो अलग अलग देखिए, अलग अलग इतिहासकारों, मैं भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पर मैं विवाद नहीं करूंगा कि ये 1299 है क्या। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग मानते हैं इसको। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी डेट कभी नहीं पूछेगा, अगला एग्जाम में इसकी डेट कभी नहीं पूछेगा। ये भी आपको कंफर्म मान के चलिए, ये नहीं पूछेगा कि 1299 में हुआ या 1308 में बता। तो प्रथम शाखा की डेट है आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, नहीं दूसरे की पूछेगा। हाँ ये है, ये आपका तीसरा है, ये प्रथम फिक्स है आपका एकदम, ये फिक्स है 1550 में। और इन दोनों की आपको फिक्स नहीं मान सकते। ठीक है, चले आगे। हाँ बिल्कुल सैनी जी, जैसलमेर के शाखों की आपको कभी है, इनकी डेट नहीं पूछेंगे, बिल्कुल कभी नहीं आएगी। 1311 में हुआ था, 1299 में हुआ था। हाँ इनके शासक पूछ सकते हैं, आपको ये पूछ सकते हैं कि प्रथम शाखा हुआ था उस समय शासक कौन था। आपको ये पूछ सकते हैं कि द्वितीय शाखा के समय शासक कौन था, और तृतीय के समय कौन था। ये आपको शासक पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये डेट नहीं पूछेगा। बिल्कुल आपको जब प्रथम शाखा की पूछी जाएगी एग्जाम में कि राजस्थान का प्रथम शाखा हमने पढ़ा भी था, रणथंभौर दुर्ग वाला पढ़ा था, उसे प्रथम शाखा मानते हैं और उसी को आपको करना है बिल्कुल। और अब जो इस लूणकरण की बात की जाए तो मैंने आपको जो मालदेव पढ़ाया था, और मालदेव में मैंने आपको यह भी बताया था कि मालदेव की जो पत्नी थी वो कौन थी? उमादेव। और मालदेव की पत्नी उमादेव किसकी पुत्री थी मित्रों? लूणकरण भाटी की पुत्री थी, जिसे इतिहास में क्या कहते हैं? रूठी रानी कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, उमादेव की पत्नी है वो इसी की पुत्री थी वो। हाँ उसे इतिहास में रूठी रानी कहते हैं। चले
अब देखिए इसके बाद में, देखिए मित्रों नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद में लूणकरण के बाद में आता है एक हरराय भाटी। हरराय भाटी जिसका कार्यकाल लगभग 1561 से 77 तक। हरराय भाटी की बात की जाए मित्रों तो ये जैसलमेर का प्रथम शासक था। हाँ बिल्कुल राजू जी, ये जैसलमेर का ऐसा प्रथम शासक था जिसने है मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और नागौर दरबार में उपस्थित होकर इस हरराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो हरराय भाटी जैसलमेर का प्रथम शासक था, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की। और यह मुगल अधीनता कब स्वीकार की? इसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, और मुगल अधीनता स्वीकार की थी नवंबर 1570 में, जो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। अकबर ने कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार। और नागौर दरबार में मित्रों जो अकबर ने इस नागौर दरबार लगाया था, इसी अकबर के नागौर दरबार में नवंबर 1570 में हरराय भाटी ने जैसलमेर की तरफ से यह प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस हरराय भाटी की एक पुत्री थी नाथी बाई। कौन थी? नाथी बाई। और इस नाथी बाई का विवाह है वो किसके साथ किया था? इसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ किया था। तो हरराय भाटी ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, मुगलों की प्रथम अधीनता स्वीकार की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अपनी पुत्री नाथी बाई का विवाह अकबर के साथ किया था, और इसका एक पुत्र था सुल्तान सिंह। उस सुल्तान सिंह को भी है इसे अकबर की शरण में छोड़ दिया था। इसी हरराय भाटी की एक पुत्री और थी चंपादे, और उस चंपादे का विवाह है मित्रों इसी अकबर का दरबारी विद्वान था एक पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर का था ना पृथ्वीराज राठौड़। तो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के साथ भी, हाँ बिल्कुल, हरराय भाटी ने बीकानेर का था पृथ्वीराज राठौड़, जो अकबर के दरबार में रहता था। इस पृथ्वीराज राठौड़ के साथ भी मित्रों अपनी पुत्री थी चंपादे। कौन थी? चंपादे। इस चंपादे का विवाह किया था। तो एक लड़की को तो अकबर को दे दिया और दूसरी को किसे दे दिया? अकबर के दरबारी विद्वान को दे दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हरराय भाटी। देखिए मित्रों, हरराय भाटी जैसलमेर की पूछ रहे, जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वह हरराय भाटी था। और इसने एक पुत्री का विवाह तो अकबर के साथ कर दिया, और दूसरी पुत्री जो बीकानेर का पृथ्वीराज राठौड़ था, जो अकबर का दरबारी विद्वान था, उसके साथ चंपादे का विवाह इसने किया था। तो ये आपका हरराय भाटी। इसके बाद में एक शासक करता है मित्रों अमर सिंह। अमर सिंह ये मित्रों औरंगजेब के समकालीन था। किसके समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन। अमर सिंह ये किसके समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन। कौन था मित्रों? अमर सिंह है। और अमर सिंह की बात की जाए तो इसने एक तो अमर सागर झील बनवाई, अमर सागर झील का निर्माण जैसलमेर में करवाया। और इसी अमर सिंह ने बिल्कुल वेली किशन रुक्मणी रचना इसी ने की थी। हमने चर्चा कर ली है चित्तो कुमार जी। पृथ्वीराज राठौड़ को मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको चंद्रसेन पढ़ाया, सॉरी राय सिंह पढ़ाया था, बीकानेर का राय सिंह, तो उसके साथ में इसको भी पढ़ाया था। तो अमर सागर झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने मित्रों एक अमरकाश नाला निकाला, यानी एक अमरकाश नाला निकालकर सिंधु नदी का जो पानी है, उस सिंधु नदी के पानी को है राजस्थान में लाया था। कौन? ये अमर सिंह। तो अमर सिंह ने अपने राज्य में एक अमरकाश नाला निकाला अपने नाम पर ही, और सिंधु नदी के पानी को लेकर आया। सिंधु नदी का जो पानी है, इस सिंधु नदी के पानी को किस नाले से लेकर आया था? अमरकाश नाला निकाला इसने। तो अमरकाश नाले का निर्माण करवाकर सिंधु नदी के पानी को है अपने राज्य में लाया। कौन लाया था? ये अमर सिंह लाया था। ठीक है मित्रों। इसके पश्चात देखिए मित्रों अमर सिंह के पश्चात एक शासक आता है, आपका आता है मुदराज सेकंड। मुदराज सेकंड, हाँ, जिसका कार्यकाल था 1761 से 1819।
मूलराज सेकंड 1761 से लेकर 1819। देखो एक मूलराज हमने पहले पढ़ा था, वो मूलराज प्रथम था और ये मूलराज द्वितीय है। और इस मूलराज के समय में तो देखो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला इस जैसलमेर का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। देखिए मित्रों, ये संधि के लिए कब भेजा था इसे? संधि के लिए भेजा था इसे 12 दिसंबर 1818 को। दो व्यक्तियों को भेजा था इसने, यानी इसके दरबार में एक रहता था दीवान सालिम सिंह। उस सालिम सिंह से ये परेशान हो गया था, इसलिए इसने क्या किया था मित्रों, 12 दिसंबर 1818 को 12 दिसंबर 1818 को एक तो दौलत सिंह को भेजा था, एक तो दौलत सिंह को भेजा था, एक मोतीराम को भेजा था। तो दौलत सिंह और मोतीराम को भेजा था चार्ल्स मेडको के पास। तो दौलत सिंह और मोतीराम ने चार्ल्स मेडको से क्या की मित्रों, संधि की थी, जिससे जनवरी 1819 में मान्यता दी गई थी। ठीक है मित्रों, तो जनवरी 1818 में कहते हैं कि लगभग अंग्रेज सरकार के साथ ये सहमति हो गई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर राज हो गया था। अर्थात यहाँ पर जो शासन प्रबंध है, अब वो कौन संभालेगी? ब्रिटिश जो शासन प्रबंध है वो यहाँ पर शासन संभालेगी। तो मूलराज सेकंड के समय ये प्रश्न ध्यान रखना मित्रों कि जैसलमेर का वह शासक कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो वह था मित्रों मूलराज सेकंड। ठीक है मित्रों, 12 दिसंबर 1818 को इसने अपने दो व्यक्ति भेजे थे और दो व्यक्ति थे दौलत सिंह और मोतीराम। ये दोनों चार्ल्स मेडको के पास जाते हैं संधि के लिए और इस प्रकार जनवरी 1818 में संधि पर मोहर लग जाती है और इस प्रकार यहाँ पर भी अंग्रेजों के शासन प्रबंध का कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यह है मूलराज सेकंड। तो एक बात देखिए, हर्राय भाटी के बारे में इतने ध्यान रखना, जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अमर सिंह के सागर झील और अमरकाश नाला बनवाकर सिंधु नदी का पानी लेकर आया था। इसके पश्चात मूलराज सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे। चलिए अब देखिए मित्रों, ये तो हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। अब क्रांति के समय कौन शासक था? प्रश्न यहाँ से लगभग ऐसे आते हैं, क्रांति के समय शासक कौन था, एकीकरण के समय कौन था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने की? तो अब देखिए मित्रों, रणजीत सिंह, महारावल रणजीत सिंह, महारावल रणजीत सिंह। रणजीत सिंह से पहले भी एक शासक बना था मित्रों, गज सिंह। कौन बना था? गज सिंह। रणजीत सिंह से पहले शासक बना था। गज सिंह के काल की मैंने घटना आपको बताई थी। गज सिंह के काल की घटना कब बताई थी मैंने आपको? जब मालदेव पढ़ाया था। और मालदेव पढ़ाया था उस समय मैंने बताया, मालदेव नहीं है, सॉरी, बीकानेर का शासक था रतन सिंह। बीकानेर का शासक था रतन सिंह। और रतन सिंह के समय मैंने बताया था आपको एक वाणसप्पी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? वाणसप्पी युद्ध। बीकानेर का शासक पढ़ाया था रतन सिंह। उस समय मैंने आपको बताया था वाणसप्पी का युद्ध। और ये वाणसप्पी का युद्ध बीकानेर के रतन सिंह और जैसलमेर के गज सिंह की सेनाओं के मध्य हुआ था। जिसमें गज सिंह का जो दीवान था सालिम सिंह, गज सिंह का दीवान कौन था? सालिम सिंह। गज सिंह के दीवान सालिम सिंह ने किसे हराया था? रतन सिंह को वाणसप्पी के युद्ध में हराया था। रतन सिंह को वाणसप्पी के युद्ध में किसने हराया था? रतन सिंह को वाणसप्पी के युद्ध में जैसलमेर के शासक गज सिंह ने हराया था, जिसकी चर्चा हमने कर ली थी। और ये युद्ध हुआ था 1829 में। कब हुआ था? 1829 में वाणसप्पी का युद्ध हुआ था, जिसकी चर्चा हमने पीछे कर ली थी जब हमने रतन सिंह पढ़ा था। ठीक है, और उससे गज सिंह ने जैसलमेर में दो महल भी बनाए थे, एक तो गज निवास, एक सर्वोत्तम विलास। तो गज निवास और सर्वोत्तम विलास महल किसने बनाए थे? ये भी ध्यान रखना, अमर सिंह ने बनाए थे। गज निवास और सर्वोत्तम विलास किसने बनाए थे? गज सिंह ने। तो गज सिंह के काल की युद्ध तो मैंने आपको पहले बता दिया था। गज सिंह के काल में लिखो तो इतना लिखना, गज निवास और सर्वोत्तम विलास महल किसने बनाए थे? गज सिंह ने बनाए थे। ठीक है, अब आता है महारावल रणजीत सिंह, जिसका कार्यकाल 1846 से लेकर 64 तक थी। ये मित्रों क्रांति के समय शासक था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जैसलमेर का शासक कौन था? क्रांति के समय जैसलमेर का शासक पूछ लिया आपको, तो क्रांति के समय जैसलमेर का शासक कौन है? रणजीत सिंह है, ये क्रांति के समय यहाँ का शासक था। ठीक है, इसके पश्चात देखिए
इसी के काल में देखो मित्रों, मेहता अजीत सिंह, कौन था? मेहता अजीत सिंह। इस मेहता अजीत सिंह ने रणजीत सिंह के काल में जैसलमेर ख्यात लिखी। क्या लिखी थी? जैसलमेर राज्य ख्यात। तो जैसलमेर राज्य ख्यात किसने लिखी? जैसलमेर राज्य ख्यात किसने लिखी थी? जैसलमेर राज्य ख्यात है मेहता अजीत सिंह ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मेहता अजीत सिंह ने लिखी थी मित्रों। और ये किसके काल में लिखी थी? रणजीत सिंह के काल में मेहता अजीत सिंह ने जैसलमेर राज्य ख्यात लिखी थी। तो 1857 की क्रांति के इसमें मित्रों शासक था महाराज रणजीत सिंह। और इस क्रांति के समय, इस क्रांति के पश्चात कहते हैं कि रणजीत सिंह ने जो शाह मोहम्मद शाह था, उस मोहम्मद शाह के जो सिक्के चलते थे जैसलमेर में, उनके स्थान पर महारानी विक्टोरिया नाम अंकित करवा दिया था। सिक्कों पर भी इसने मोहम्मद शाह के स्थान पर है महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित करवाया था। किसने? इसी रणजीत सिंह ने करवाया था। और इसी रणजीत सिंह ने कहते हैं कि अपने राज्य में मित्रों एक तो जो विक्रम संवत है, उस विक्रम संवत को राजकीय संवत घोषित किया। अर्थात जो संवत है वो संवत कौन सी मनाई जाए? विक्रम संवत है, उसी को इसने राजकीय है वो घोषित किया था। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, अब रणजीत सिंह के बाद में देखिए मित्रों, एक शासक इसके बाद आता है बेरीसाल सिंह। महारावल बेरीसाल सिंह 1864 से लेकर 91 तक, 1864 से लेकर 1891 तक किसका कार्यकाल था? महारावल बेरीसाल सिंह का। बेरीसाल सिंह के काल में देखो, एक तो इसने चांदी के नजराने सिक्के चलाई। चांदी के कौन से सिक्के चलाए? नजराने। चांदी के नजराने सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के थे नजराने, तो चांदी के सिक्के चलाए थे नजराने। और नजराने सिक्के किसने चलाए थे? बेरीसाल सिंह ने चलाए थे। इसके अलावा बेरीसाल सिंह के समय जो सिक्के चले थे मित्रों, इन सिक्कों पर, नजराना सिक्कों पर मित्रों, एक तरफ तो बेरीसाल, एक तरफ तो क्या था? महारावल बेरीसाल, और दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा रहता था। महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा रहता था। इसके अलावा इसने राजकीय चिन्हों में मित्रों जो सगुनी चिड़िया है, उस सगुनी चिड़िया को भी राजकीय चिन्हों में अंकित करवाया था। किसने? बेरीसाल ने। ठीक है मित्रों, हाँ मैंने बताया था ना, जैसलमेर में 3 जो माताएं बताई थी आपको, देवी में बताया था, करणी माता का प्रतीक सफेद चील बताया था, नागणीची माता का प्रतीक बाज बताया था आपको, बाज। इसके अलावा जो स्वांगिया माता का प्रतीक है वो क्या था? सगुन चिड़ी। कौन थी? सगुन चिड़ी स्वांगिया माता का प्रतीक था। तो सगुन चिड़िया को है यानी कि राजकीय चिन्हों में अंकित करवाया था। किसने? बेरीसाल सिंह ने। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मित्रों बेरीसाल सिंह के समय रतनु शिवदान, कौन था? रतनु शिवदान। इस रतनु शिवदान को मित्रों है बेरीसाल सिंह ने अपना राजकीय कवि घोषित किया था। रतनु शिवदान को बेरीसाल सिंह ने अपना क्या बनाया था? राजकीय कवि। और राजकीय कवि घोषित करके इसे कवि राजा की उपाधि दी थी। राजकीय कवि घोषित करके इसे कवि राजा की उपाधि किसने दी थी मित्रों? इसे रणजीत सिंह सॉरी बेरीसाल सिंह ने दी थी। तो बेरीसाल सिंह के समय नजराने सिक्के चले थे। ठीक है, और जिन पर बेरीसाल सिंह एक तरफ लिखा होता था, दूसरी तरफ क्या लिखा होता था? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा होता था। इसने राजकीय चिन्हों में मित्रों यहाँ पर सगुनी चिड़िया को भी अंकित करवाया था। इसके पश्चात रत्नु शिवदान को अपना राजकीय कवि घोषित करके इसने कवि राजा की उपाधि दी थी। अब जो अंतिम शासक आता है मित्रों, इसके पश्चात शालिवान द्वितीय भी एक शासक आता है, लेकिन उसके संदर्भ में कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अंतिम शासक आता है आपका महारावल जवाहर सिंह। उन्नीस सौ 14 से लेकर 49 तक, 1914 से लेकर 49 तक शासन किसका था मित्रों? महारावल जवाहर सिंह का शासन था 1914 से 49 तक। जवाहर सिंह की बात की जाए मित्रों, तो जवाहर सिंह के समय देखो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए इसने 10 लाख रुपए दिए थे। बीच जमाने में बोला होता 10 लाख रुपया। हाँ, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए 10 लाख रुपए किसने दिए थे? जवाहर सिंह ने दिए थे। आपको ध्यान रखना है, जवाहर सिंह को जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेर का आधुनिक निर्माता। जैसलमेर का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? जवाहर सिंह को कहते हैं आधुनिक निर्माता। अर्थात इसके काल में यहाँ पर कई चीजें खुली थी, जैसे पोस्ट कार्ड की, जैसे यहाँ पर नगर पालिका की शुरुआत हुई थी, जैसलमेर में नगर पालिका की शुरुआत हुई थी।
इसके अलावा यहाँ पर मित्रों जो प्रथम बिजली घर है वो बिजली घर खुला था 1933 में। तो बिजली घर खुला था, नगर पालिका की यहाँ पे स्थापना हो गई थी। और इसी के काल में मित्रों जवाहर सिंह के काल में एक व्यवस्था और हुई थी। एक व्यवस्था बच गया क्या, चलिए एक व्यवस्था क्या हुई थी इसी के काल में मित्रों, एक व्यवस्था हो रही थी कि जो अलग अलग जाति के जो पशु थे, अलग अलग जाति के जो पशु थे, उन पशुओं की पीठ पर है मित्रों दागा गया, उनकी पीठ को दागा गया ताकि ये पता चल जाए कि इस जाति का ये पशु है। तो अलग अलग जाति के लोग थे, उन अलग अलग जाति के लोगों के जो पशु थे उन पशुओं की पीठ को दागा गया, पीठ चिन्हित की गई, जिससे पता चल जाए, हाँ जिससे ये पता चल जाए कि ये इस जाति का पशु है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के समय जो मोहनगढ़ दुर्ग था, राजस्थान का अंतिम दुर्ग है मोहनगढ़ जैसलमेर वाला, इस मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। इसी के समय मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था, इसी के समय हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के समय जवाहर विलास बना, जवाहर विलास महल। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां देखिए मित्रों, पहले इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। इसके समय यानी 1933 में एक तो बिजली घर की स्थापना हुई थी, प्रथम बिजली घर इसके काल में 1933 में, हाँ इसके समय बिजली घर की स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसके समय है मित्रों यहाँ पर नगर पालिका की स्थापना इसके काल में हुई थी, इसी के काल में नगर पालिका की स्थापना हुई थी। जवाहर सिंह के काल में ही मित्रों मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था, जवाहर विलास महल का इसके समय निर्माण हुआ था। और इसी जवाहर सिंह के काल की सबसे एक अमानवीय घटना हुई थी, इसकी चर्चा करते हैं। जवाहर सिंह के काल की सबसे अमानवीय घटना क्या थी? इसके काल की सबसे अमानवीय घटना थी सागरमल गोपा को जलाना। सागरमल गोपा, इस सागरमल गोपा की मित्रों इसी के काल में 3 अप्रैल 1946 को 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को है वो जिंदा जला दिया था। 3 अप्रैल 1946 को, तो 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था। उस समय शासक जवाहर सिंह थे और 4 अप्रैल को इसकी मृत्यु हो गई थी। 4 अप्रैल को क्या हो गई थी? सागरमल गोपा की क्या हो गई थी मित्रों? मृत्यु हो गई थी। तो इसी के काल की घटना है। सागरमल गोपा है मित्रों, सागरमल गोपा की पुस्तकें भी थी कई, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे, वहां पर भी चर्चा करेंगे। सागरमल गोपा, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज, ये कुछ इसकी पुस्तकें थी। ठीक है ना, तो उस समय आपको इसमें चर्चा कर लेंगे। तो सागरमल गोपा को इसके काल में मित्रों 3 अप्रैल 1946 को है जिंदा जलाया था जेल में, और 4 अप्रैल को है मित्रों इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी जेल में। तो ये मित्रों कौन है? जवाहर सिंह, जिसे जैसलमेर का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर जैसलमेर आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में हमने पढ़ा था एकीकरण। एकीकरण के समापन यहाँ पर कौन थे? रघुनाथ सिंह बहादुर थे। एकीकरण में पढ़ लिया था। तो एकीकरण के समय जो एकीकरण रिले पत्र साइन किए थे राजस्थान पे, वो थे रघुनाथ सिंह बहादुर। ठीक, हाँ बिल्कुल, पटवार एग्जाम में बिल्कुल ऐसी पार्टी वंश है, बिल्कुल जी। एक बार वापस देख लीजिए मित्रों, रणजीत सिंह मेहता अजीत सिंह ने इसके काल में तो जैसलमेर राज्य की ख्यात लिखी, ये आपको ध्यान रखना है। क्रांति के समय शासक कौन था? रणजीत सिंह। क्रांति के समय शासक कौन था? रणजीत सिंह। बेरीसाल सिंह 1864 से 91, इसके समय चांदी के नजराने सिक्के चले थे जिन पर बेरीसाल और विक्टोरिया लिखा होता था। रत्नो शिवदान को अपना राजकीय कवि घोषित किया था, हाँ राजकीय घोषित किया था। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, प्रथम ब्रिटिश डाक खाना, ये भी ध्यान में रखना मित्रों, पूरे राजस्थान में जो प्रथम ब्रिटिश डाक खाना था, प्रथम ब्रिटिश डाक खाना, पूरे राजस्थान का प्रथम ब्रिटिश डाक खाना वो बेरीसाल सिंह के काल में जैसलमेर में स्थापित हुआ था। प्रथम ब्रिटिश डाक खाना इसी के काल में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात देखो मित्रों, जवाहर सिंह शासक बनता है जो है मित्रों, इसके समय प्रथम विश्व युद्ध में इसने 10 लाख की सहायता की थी अंग्रेजों की। इसे जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। मोहनगढ़ दुर्ग जो राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है, इसका निर्माण इसके काल में हुआ था। ठीक है, हाँ। स्वामी दयानंद सरस्वती आए करौली मदरपा, तो करौली में पढ़ेंगे कविता जी, वो तो करौली में आए थे। यहाँ पर तो यहाँ की जैसलमेर पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसके पश्चात देखिए जवाहर विलास महल उन्होंने बनाया था। इसके अलावा इनके काल में मित्रों है वो नगर पालिका की स्थापना हुई थी, बिजली घर की इनके काल में स्थापना हुई थी।
ठीक है। इनके काल में अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग पीठ पर, उनकी पीठ पर चिन्हित किया गया था ताकि अलग अलग जाति का पता चल जाए ये इस जाति का पशु है। ठीक है। इसके समय जो सागरमल गोपा थे उनको जेल में 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण उनकी 4 अप्रैल को क्या हो गई थी, मृत्यु। तो मित्रों इसी के साथ आपका जो जैसलमेर राज्य का इतिहास है वो आज यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और